हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में, उससे पहले ये बता दे कि मैंने इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन पर ले चुका हूं। ब्रीफ में बता देता हूं ताकि 2 बच्चे नए होंगे उनको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। गाइस, बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिएगा। लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया था कि कैसे आप साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड को एक्टिवेट करके माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे, यही बताया था मैंने। फिर लेक्चर 2 में बताया था कि आप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब फैटी एसिड चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तब उसका बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है, यह मैंने बताया था। और यहां एग्जांपल लिया था किसका, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल लिया था। सैचुरेटेड फैटी एसिड, साथ में क्या था, इवन नंबर कार्बन वाला लिया था। एग्जांपल था पामेटिक एसिड। ठीक है, लेक्चर 3 में बताया था मैंने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, खास करके ओलिक एसिड जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें सिंगल डबल बॉन्ड है, इसका बताया ऑक्सीडेशन आपको कैसे करना है। 4th लेक्चर में मैंने बताया आप सभी को कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जहां मैंने एग्जांपल लिया लिनोलेइक एसिड का, मैंने एग्जांपल लिया, उसका बताया कि उसका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। आज ये 5वां लेक्चर है और अंतिम लेक्चर है जिसमें हम बताएंगे कि अगर फैटी एसिड में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तब उसका आप ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे। तो गाइस, आशा करता हूं आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि अभी तक फैटी एसिड में मैंने क्या पढ़ाया और आज अंतिम में क्या पढ़ाने वाला। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं इसको। तो ऑड नंबर फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कराना है, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले समझ ले कि ऑड नंबर फैटी एसिड कहां पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी में ऑड नंबर फैटी एसिड नहीं बनता है क्योंकि उसके लिए हमारे पास बायोसिंथेटिक पाथवे जैसी मशीनरी नहीं है। तो ये ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड कार्बन जो है ये आपके बहुत सारे प्लांट में और कुछ मैरीन ऑर्गेनिजम्स यानी समुद्री जीवों में ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड का बनता है वहां पर। ठीक है, दूसरी बात, उसके अलावा ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, रूमिनेंट एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इनके पास कंपाउंड स्टमक होता है, इनको रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। इनके बॉडी में ये करते क्या है कि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के प्रोपियोनेट बनाते हैं, यानी 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड बनाते हैं। तो आपको ओवरव्यू मिल गया कि ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड कहां बनता है। इसमें बनता है तो इसी में देखेंगे उनका क्या, नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मान लो ऑड नंबर की बात मैंने किया था। सपोज करते हैं कि हमने कार्बन में 15 कार्बन का एक ऑड नंबर फैटी एसिड ले लिया। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूं समझते रहना, उसी में मजा आ जाएगा तुमको। तो अगर ऑड की बात करोगे 2 3 4 5 6 7 8, अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 15 नंबर हो गया ना। तीन 15 नंबर है। अब देखिए ये 15वां नंबर था, यहां पर क्या जोड़ दिया मैंने, COSCOA जोड़ दिया, यानी ये इसको हमने CoA में जोड़ के कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब समझो, मजा आएगा। होता क्या है 15 नंबर कार्बन का फैटी एसिड का कि इसके कार्बोक्सिल एंड से शुरुआती दौर में नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन होगा, जो हम करेंगे। स्टार्ट करते, देखो पहला साइकिल चलेगा तो 2 कार्बन चला गया, फिर 2 कार्बन चला गया, फिर 2 कार्बन चला गया, फिर 2 कार्बन चला गया, तो 1 2 3 4 5, फिर 2 कार्बन चला गया। ठीक है, तो जब आप 2 कार्बन का एसिटाइल कोए को काटना शुरू किए, निकालते 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 आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचोगे जहां पर जैसे ही आपने 2 कार्बन का एसिटाइल कोए के हटा दिया काट करके, तो बाकी का जो बचा फैटी एसिड का चेन लेंथ वह बच गया कार्बन नंबर 5 का।
कितना का बचा है? कार्बन नंबर 5 का बच गया। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बना प्रोडक्ट? कार्बन नंबर 5 का कोए बन गया, कोए बन गया, प्लस कितना राउंड है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 राउंड चला था, इसलिए बन गया 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए बन के तैयार हो गया। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये स्टाइल को क्या हुआ? फर्दर टीसीए में जाएगा, वहां से ईटीसी में जाएगा, अब फर्दर क्या करेगा? एटीपी बनाएगा। ये सबको पता है, क्योंकि स्टाइल को क्या है? टीसीए साइकिल का एक बाई प्रोडक्ट है, वहां पर इंटर कर सकता है, वो वहीं पर इंटर करता है। अब ये जो 5 कार्बन का जो बना फैटी एसिड, इस 5 कार्बन को अगर हम दिखा दे तो 1 2 3 4 5, इस 5 कार्बन के कोए को एक राउंड और तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं। यहां पर कार्बोक्सिल है, ध्यान से सुनना, सारा बात समझा दूंगा मैं। 2 कार्बन का और तोड़ते हैं फ्रॉम द कार्बोक्सिलिन। यहां से मैंने ये 2 कार्बन को तोड़ के हटा दिया, तो लास्ट में क्या बचा? 1 2 3, यानी 3 कार्बन का बच गया क्या? प्रोपियोनिल कोए बच गया। ठीक है, अब प्लस 1 एसिटाइल कोए बच गया। क्या यहां तक समझ में आया कि मैं कैसे कैसे इसको प्रोसीड किया हूं? क्लियर हो गया। अब देखो क्या होगा, अब ये होगा आपका ये प्रोपेनिल कोए, अब इस पर नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए, जब ये बात को समझो, अगर इस पर नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये स्टाइल कोए नहीं बनाएगा। ठीक, तो क्या करे ऐसा, इसको किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे ताकि ये टीसीए में इंटर कर जाए, यही दिमाग में रखना है। इसी को करने के लिए इस पर हम 3 प्रकार का एक्स्ट्रा रिएक्शंस कराएंगे, ताकि इसको हम टीसीए साइकिल में होने वाले किसी एक प्रोडक्ट के रूप में इसको बना देंगे, ताकि वहां टीसीए में इसको इंटर कराते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 कौन से रिएक्शंस पर कराने वाले हैं। आगे बढ़ते चलिए। 3 कार्बन को जो बताया था प्रोपेन को, उसका स्ट्रक्चर ये रहा। 3 कार्बन का 1 2 3 का हो गया। सबसे पहला जो इस पर रिएक्शंस कराएंगे वह है, इस प्रोपेन कोए को कार्बोक्सिलेट करेंगे। कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में इस पर एक कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ेंगे, जो कि HCO3- से निकला। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने के लिए हमें चाहिए एक कोफैक्टर, उसका नाम है बायोटीन। क्लियर है? क्योंकि बायोटीन रखोगे रिएक्शन फेल कर जाएगा। दूसरी बात, इसको ऊर्जा देंगे एटीपी से, एटीपी देंगे, बायोटीन देंगे, तब CO2 ऐड हो जाएगा। कहां ऐड होगा? इस कार्बन पर CO2 ऐड होगा और ये बन गया। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम है डीमिथाइल मैलोनिन कोए। आपसे स्ट्रक्चर तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो जरा समझ में आएगा। प्रोडक्ट का नाम है डीमिथाइल मैलोनिन कोए। समझ में आ गया? पूरा रिएक्शंस को समझते जाओ, टेक्स्ट में लिखा है बाद में पढ़ लेना। एक बार रिएक्शन दिमाग में छप गया ना तो सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी आंखों में देखो, ध्यान से चलते रहो और काम करते रहो। देखो, डीमिथाइल मैलोनिन कोए, अब इस पर इसका एपीमेराइजेशन होगा, इसलिए इस पर मैंने एपीमेरेज एंजाइम डाला। अब देखो क्या होगा, ध्यान से स्ट्रक्चर में देखो, तब समझ में ज्यादा आएगा। ये जो CO2 है, इसको ये इधर ओरिएंटेड है और CO नीचे ओरिएंटेड है। इसको नीचे ओरिएंट कराएंगे, इसको हम इधर ओरिएंट कराएंगे। वही मैंने किया यहां पर। इसको मैंने कार्बन के लेफ्ट साइड ओरिएंट कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को फर्स्ट कार्बन पर डाउन नीचे की तरफ इसको ओरिएंट कर दिया। ये बन गया एल मिथाइल मैलोनिन कोए। हम इसका डीप केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। कभी भी आपसे डीप केमिस्ट्री नहीं पूछेगा कि डी से एल कैसे जा रहा है, नहीं पूछेगा। डी से क्या बना? एल मिथाइल मैलोनिन कोए बन के तैयार हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मजा आएगा, आगे बढ़ो, मजा आ जाएगा। अब मजा ये आएगा कि एल मिथाइल मैलोनिन कोए को रीअरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिथाइल मैलोनिन कोए म्यूटेज नाम का एंजाइम से। इसके लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है कोएंजाइम B12 कोफैक्टर। ठीक है, देखो इसने किया क्या क्या किया इसने। देखो, इस हाइड्रोजन को यहां से उठाओ, इसको इस कार्बन में भेज दो। इस कार्बन का ये CO को उठाओ, इसको इस कार्बन पे भेज दो। तो ये बन गया क्या पता है? जैसे आपने इसको रीअरेंज किया, क्या बना?
सक्सिनिल कोए बन गया। और आपको झटाक से याद होना चाहिए कि सक्सिनिल कोए क्या है, टीसीए साइकिल का एक प्रोडक्ट है। तो ये सक्सिनिल कोए क्या होगा, चला जाएगा टीसीए साइकिल में, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और यहां से बनेगा NADH प्लस FADH2 और इस दोनों रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहां से आपको निकलेगा ATP। और हमारा मकसद भी तो यही है कि फैटी एसिड को तोड़ के क्या करे, ATP बनाए। तो आप डायरेक्ट तोड़ नहीं सकते हो, किसी भी चीज को तोड़ो आपको टीसी में लाना ही पड़ेगा। टीसी में लाने के क्या करोगे, टीसीए का जो एक प्रोडक्ट है उसी के तरह दूसरा प्रोडक्ट बना दो और उसको टीसीए में इंटर करा दो, यही काम होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मजा आया होगा समझने में। ये 3 रिएक्शन लास्ट में जो 3 कार्बन का फैटी एसिड कोई बच जाए, यानी प्रोपेनोएट जो बचता है, उसी पर यह काम कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक लास्ट में मैंने लिया है, अगर आपको से कोई पूछ दे कि ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है फैटी एसिड का, ओमेगा ऑक्सीडेशन आपको पता है कि ये अगर मान लो मैंने एक रैंडम ले लिया फैटी एसिड, रैंडम ले लिया, तो ये हो गया कार्बोक्सिल एंड, ये हो गया अल्काइल। अल्काइल एंड से जब नंबरिंग करोगे तब देते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 देते हैं, तब इसके एंड से भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। इसी स्कीम को कहते हैं ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भैया ये होता कहां है। ये वर्टिब्रेट में लीवर और किडनी के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक सेल ऑर्गेनल्स है, उसी में ये पाया जाता है क्या, ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि वहीं पे इसका सारा एंजाइम पाया जाता है। मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं क्योंकि आज तक डिटेल पूछा नहीं है, सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्या पता है पूछ दे तो फंस जाऊंगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सबस्ट्रेट हुआ, सबस्ट्रेट है फैटी एसिड 10 और 12 कार्बन एटम्स। ठीक है, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। अब सवाल ये दिमाग में उठ सकता है कि ये ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कब होता है, बीटा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ओमेगा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्या दोनों एक साथ होगा या आगे कम पीछे कौन कब होगा। सवाल यह है कि नॉर्मल कंडीशन में जब बीटा ऑक्सीडेशन चल रहा है, उस कंडीशन में ओमेगा ऑक्सीडेशन माइनर पाथवे है फैटी एसिड डिग्रेडेशन, माइनर पाथवे, मेजर पाथवे नहीं है। तो सेल हमेशा अगर बीटा ऑक्सीडेशन ठीक ठाक चल रहा है, किसी प्रकार से उसमें गड़बड़ी नहीं है, तो सेल उसको अडॉप्ट करता है। अगर किसी कारण से बीटा ऑक्सीडेशन के मशीनरी में डिफेक्ट आ जाए, जैसे कि उसमें म्यूटेशन आ जाए या कार्नाटाइन की डेफिशिएंसी हो जाए, तब बीटा ऑक्सीडेशन फेल कर जाएगा। उस केस में आपका ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या होगा, एक मेजर पाथवे बन के बाहर निकल जाएगा। तो जब तक बीटा ऑक्सीडेशन नॉर्मल चल रहा है, तब तक ओमेगा ऑक्सीडेशन माइनर पाथवे चलेगा। जैसे ही बीटा ऑक्सीडेशन में म्यूटेशन हुआ, डेफिशिएंसी हुई, तो क्या होगा, ओमेगा पाथवे को मेजर मान करके सेल उसको अडॉप्ट कर लेगा और उसको चलाना शुरू कर लेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कल को सवाल यहीं से पूछ दे आपसे। क्लियर हो गया, कोई समस्या तो किसी को नहीं आया होगा, आशा करता हूं। कोई भी दिक्कत हो, इस वीडियो लेक्चर के प्रत्येक स्लाइड के दिया हुआ है उसके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए, ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आपने एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, नए बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और खूब मन लगा के पढ़ते रहो और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट बनाओ ताकि आपका रिवीजन हो। नया कुछ मत पढ़ना CSIR नेट JRF के लिए, सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मॉक टेस्ट में जो गलतियां करते हो, उस गलतियों को मिनिमाइज करो, आपका पेपर निकल जाएगा। बहुत स्मार्ट खान भी अगर हो गए तभी पेपर नहीं निकलता है। लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे, पेपर निकल जाएगा। और आपका जितना ज्यादा मॉक टेस्ट बनाओगे, उतना आपको हेल्प करेगा CSIR पेपर को क्रैक करने में। अब अचानक से पेपर नहीं बना, घुस गया एकदम पेपर एग्जाम देने चला गया, नहीं बनेगा बेटा, फंस जाओगे। ठीक है, तो आपको सबको शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर अच्छे से जाए, बढ़िया से जाए, हमेशा खुश रहना। शायद एक दिन के बाद 19 तारीख को पेपर है, तो अच्छे से देना। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो इसी के साथ अपने लेक्चर को विराम देता हूं, फिर मिलते हैं अगले टाइम में एक नए टॉपिक है। तो बाय, टेक केयर, खुश रहना।